बच्चों का ब्रश स्टार्टिंग में पेरेंट्स ही स्टार्ट करेंगे, पेरेंट ही करेंगे। बच्चों का ब्रश छोटा आता है और उसके ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए। हर मील के बाद जब भी हम खाना खाएं हमें ब्रश करनी चाहिए, लेकिन अगर हमें कम से कम भी करनी हो तो रात को सोने से पहले और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। जैसे मुंह के अंदर कुछ भी हमने खाया तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये उस जो भोजन है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो एसिड है ये क्या करता है कि उस टूथ के जो मिनरल पार्ट है उसको रिमूव कर देता है, तो टूथ डीमिनरलाइज हो गया। क्रोनिक इरिटेशन लीड टू कैंसर, मतलब कि कोई भी चीज जो क्रोनिकली इरिटेट कर रही है हमारे माउथ को वो कैंसर में कन्वर्ट कर सकती है। आज भी हमारे देश में इतनी कम अवेयरनेस है कि अभी तक बहुत मैं देखता हूँ कि काफ़ी एज तक भी लोगों को यही नहीं पता होता कि ब्रश करनी कैसे है। बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा लगे या बहुत पेन होता है तो अब हमें मान लेना चाहिए कि अब हमारा दांत आरसीटी के लिए पहुंच गया। जो 3.5 साल की उम्र तक आप बच्चे के मुंह में देखो जितने भी दांत हैं वो सब टूटने हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर DS यादव। डॉक्टर DS यादव जाने माने डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर DS यादव का थोड़ा सा हम परिचय दे दें, इसके बाद जो है आपको बाकी बातें बाद में बताएंगे। डॉक्टर DS यादव PGI रोहतक से BDS, इसके बाद PGI चंडीगढ़ से MDS और इसके बाद में इन्होंने मेडिकल कॉलेज में, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में बच्चों को पढ़ाया। बड़ी संख्या में दंत रोग हम कह सकते हैं, दांतों के डॉक्टर तैयार किए, पढ़ाए इन्होंने। और आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं डॉक्टर DS यादव का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब धन्यवाद सर। तो एनजेपी परिवार आपका स्वागत करता है। आप यहाँ आए तो सवाल हम काफ़ी आपसे करने वाले हैं आज, क्योंकि दांतों को लेकर के हमने इंटरव्यूज नहीं किए अब तक। अलग अलग बीमारियों के डॉक्टर हम आमंत्रित करते रहे हैं, दांतों को लेकर के आज पहली बार बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे बच्चों की बीमारियों से। जो तो बच्चों की जो दांतों से संबंधित है, बच्चों के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे विशेष पर आएंगे। हमने सूची बहुत लंबी ले रखी है, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि बच्चों में जो दांत कब आते हैं और दांत निकलने का सही समय क्या है। कभी देरी से आते हैं तो कई बार कई बार जो है अभिभावक परेशान रहते हैं कि बच्चे के दांत नहीं आ रहे। बच्चे के दांत कब आते हैं, उसका सही समय क्या है, अगर देरी से आते हैं तो उसकी क्या वजह है, जल्दी निकल आते हैं तो उसकी क्या वजह है, पूरा हमको थोड़ा सा बताइए जो कम शब्दों में। नमस्कार जी। बच्चों के जो दांत होते हैं वो लगभग 6 महीने की उम्र से शुरू हो जाते हैं आने, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 6 महीने पे ही आएंगे। ये कभी बच्चों के 1 साल की उम्र में भी आते हैं। सबसे पहले बच्चे के नीचे के दांत आते हैं जी। उसके बाद बच्चे के ऊपर के आते हैं, फिर साइड के, और फिर बच्चों की जाड़ आती है। ये टोटल 20 नंबर में होते हैं। जी 4 दांत और एक तो कोने वाले 32 ये बाद में पैदा होती है। ये बाद में वो जब ये सारे टूट जाते हैं धीरे धीरे टाइम के साथ, और परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट टीथ 32 32 और ये किसी में जल्दी आ जाते हैं, किसी में बाद में। इसमें ऐसा कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती कि बच्चे के लेट आए। बहुत से बच्चों के बाद में आते हैं, किसी के जल्दी आ जाते हैं। कई बच्चों में तो पैदा होते भी दांत, 1-2 दांत दिख जाते हैं। हाँ, उनको नेटल टीथ बोलते हैं। और लेकिन वो एक्स्ट्रा होते हैं, तो अक्सर बच्चों को दूध पीने में दिक्कत आती है मदर के, तो उनको हम रिमूव कर देते हैं। नवजात शिशु में जब होते हैं तो उनको रिमूव कर देते हैं। मैं थोड़ा अजीब सी बात आपको लगेगी, आपके पास भी ऐसे आते होंगे। ऊपर के दांत पहले आ जाते हैं या जन्म लेते ही दांत होते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ मान्यताएं, अंधविश्वास सा फैला हुआ है, मैं उसमें कोई वो नहीं देखता, पर उनके पीछे क्या है वो मिथ जो चला आ रहा है उसका आप जो हमारे दर्शकों को बताइए, जो उसको लेकर के किसी तरह का भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मिथ है। दांत पहले ऊपर के भी आ सकते हैं, नीचे के भी, एक्सेप्शन नेचर में होता है। जी। लेकिन
नॉर्मली नीचे के आते हैं, शुरुआत नीचे से होती है, तो 6 लगभग 1 साल में ऊपर नीचे के आ जाते हैं, और हमारी जो जाड़े हैं वो 1.5 से 2 साल 2.5 साल तक आती हैं। किन्हीं बच्चों में और लेट होके 3.5 साल की उम्र तक भी जाड़े आती मतलब ऊपर के पहले आ जाएं या जन्मजात हाँ। एकदम जन्म के समय ही दांत दिखाई दे जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, नॉर्मल बात है, प्रकृति में इस तरह का चलता है। एक अब हम बात करते हैं 6 से 8-10 महीने में जैसे बच्चे के दांत आ गए, जो हम ब्रशिंग की बात करते हैं, जो ब्रश कब से बच्चों को हमको करवानी चाहिए, मतलब हम मुंह की सफाई जो बच्चे की, उस पर आपका मार्गदर्शन चाहेंगे कि बच्चे की मुंह की सफाई के लिए किस तरह शुरुआत करें, कब शुरुआत करें, ब्रशिंग कब करें, क्या कुछ करना चाहिए जैसे बच्चे के मुंह की सफाई प्रॉपर बनी रहे। बच्चा जब पैदा होता है जी, हमें तब से ही उसकी सफाई शुरू कर देनी चाहिए। अभी बच्चे के दांत आए नहीं है तो उसके सिर्फ मसूड़े होते हैं बच्चे में, तो उनको गम पैड बोलते हैं। हमें उनकी सफाई तभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक फिंगर में गोज को हम रैप करें जी, और गम्स को क्लीन रखें, अपर और लोअर दोनों। ये सफाई हमें तब से स्टार्ट करनी है जब बच्चा तो पैदा हुआ, तब से ही कर दो, तब से ही स्टार्ट कर दो। आमतौर पे तो होता तो है नहीं है, हाँ, लेकिन हमें तब से ही शुरू कर देनी है। और जैसे बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं, हमें वेट नहीं करना कि सारे दांत आएंगे तब सफाई स्टार्ट करेंगे। एक दांत भी आ गया, हमें उसकी भी सफाई करनी है ब्रश से। और अक्सर ये होता क्यों है कि अगर हम नहीं करेंगे, शुरू से ब्रश नहीं करेंगे, तो होता क्या है कि बच्चा जब दूध पीता है तो मुंह के अंदर दूध रख के सो जाता है। बच्चा दूध पीता पीता सो जाता है, रात को भी पीता है, दिन में भी पीता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को थोड़ा सा अपराइट करके और चम्मच से पानी पिला देना चाहिए, ताकि मुंह के अंदर जो उसका दूध है वो अंदर चला जाए। तो ये डॉक्टर साहब आपने जो अभी बता रहे थे कि मुंह की सफाई वगैरह, ब्रश वगैरह की, तो बच्चों का ब्रश, बच्चों का पेस्ट किस तरह का हो, ये आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। निगलने की जो रिफ्लेक्स होता है वो डेवलप नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ होता कि बच्चा जो भी चीज लेता है वो मुंह के अंदर ले जाता है और वो रोक नहीं पाता मुंह के अंदर, तो हम जो भी पेस्ट देते हैं बच्चा उसको खा जाता है। तो 6 साल तक के बच्चे के लिए अलग से पेस्ट आती है बच्चों के लिए। वो ऐसा पेस्ट जिसमें टेस्ट हो है? हाँ, टेस्ट इसलिए कि ताकि मतलब बच्चा करे, में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कई केमिकल्स ऐसे हैं जो बच्चा अगर निगल ले तो वो परेशान हो। जैसे एडल्ट में सोडियम लोरेल सल्फेट है, बहुत हाई फ्लोराइड है, तो बच्चा उसको निगल जाता है। तो जिससे मतलब जो वयस्क का है, जो बड़े लोगों का है, वो पेस्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। टूथपेस्ट बच्चों का स्पेशल आता है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल तो फ्रूट पेस्ट आते हैं, पेस्ट जिनको बच्चा खा जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने ब्रश का बता दिया, ब्रश कितनी बार करनी चाहिए ये थोड़ा सा और हमको बता दीजिए। कम से कम 2 बार। वैसे तो आइडियली तो हर मील के बाद जब भी हम खाना खाएं हमें ब्रश करनी चाहिए, लेकिन अगर हमें कम से कम भी करनी हो तो रात को सोने से पहले और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। कम से कम ये 2 समय कम से कम 2 समय ब्रश करना चाहिए। अच्छा, एक अभी जो दांतों में जब हम बच्चों को भी देखते हैं तो बच्चों के दांतों में भी कीड़े लगते हैं, बड़ों के दांतों में भी कीड़े लगते हैं। तो अगर हम पूरा इसको जानना चाहें कि कीड़े लगने का कारण क्या है, और कीड़े लगने का एक हम आज डिस्कस कर रहे थे, तो दिल की बीमारी से कीड़े लगने का कोई रिलेशन है, कोई संबंध है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, कीड़े लगते क्यों हैं दांतों में, उसका एक कारण ये है कि हम सपोज हमने जो भी खाया, हम नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट या शुगर कुछ भी लेते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। एक बैक्टीरिया है जैसे स्टेफाइलोकोकस ओरियस, एक लैक्टोबैसिलस है और एक स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो जिम्मेवार हैं मुंह के अंदर कीड़े लगाने का। कैविटी बोलते हैं, कीड़ा हम
देसी भाषा में समझाने के लिए बोल देते हैं। अच्छा, वैसे वो कीड़ा नहीं होता वैसे है? कोई कीड़ा नहीं होता जो चलता फिरता हो। अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ ये बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, जिनको हम समझाने के लिए आम आदमी को कीड़ा लगना बोल देते हैं। वैसे वो कैविटी है। वैसे वो कैविटी है। किसी भी पार्ट का डिके होना, उसको हम कैविटी बोलते हैं। तो वो होता कैसे है कि जैसे मुंह के अंदर कुछ भी हमने खाया, तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये उस जो भोजन है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जी जी। और एसिड से क्या होता है कि टूथ जो बना होता है हमारा, वो 2 पार्ट से बना होता है। एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। जी जी। इनऑर्गेनिक में कैल्शियम फॉस्फेट होता है और ऑर्गेनिक में प्रोटीन वगैरह ये होती है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है। तो ये जो एसिड है ये क्या करता है कि उस टूथ के जो मिनरल पार्ट है उसको रिमूव कर देता है। तो टूथ डीमिनरलाइज हो गया, मतलब मिनरल नहीं है, अब ऑर्गेनिक पार्ट है। तो दूसरे बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक पार्ट को डैमेज करते हैं, तो ये मिलके टूथ को डिके करते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो एसिड का जो इन्वायरमेंट है, अगर ये लंबे टाइम तक रहता है तो कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है, अगर ये प्रोसेस लंबा हो जाए तो। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो सलाइवा है जो मुंह के अंदर, उसका एक पीएच होता है जो अराउंड न्यूट्रल होता है। वो 6.7 से 7.2 पीएच होता है, वो नॉर्मल है। वो पीएच हमारा माउथ में मेंटेन रहना चाहिए, वो जरूरी है। अगर पीएच लो होता चला जाएगा, आपके हमारे मुंह का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाएगा। मान लो 5.5 से अगर नीचे होता, मतलब ये क्रिटिकल पोजीशन है 5.5। जी जी। अगर इससे नीचे हुआ तो टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो सलाइवा होता है हमारा वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो हार्ट से क्या संबंध मतलब हुआ इसका? सीधा हार्ट का संबंध जो है वो जो बैक्टीरिया है, जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है, बैक्टीरिया जो है वो माउथ के अंदर है, और वो जो कैविटी होती है तब उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जी। और वो फिर जब ब्लड के कांटेक्ट में आता है जी, तो वो धीरे धीरे हार्ट में की जो मसल्स है हार्ट में जाता है। तो इसका जो एक कंडीशन होती है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, मतलब जो हार्ट की मसल्स को नुकसान करता है, वो ये जो बैक्टीरिया है वो हार्ट को में प्रॉब्लम करते हैं। समय रहते बहुत चेत जाना चाहिए। हाँ जी, तो हमें अपना मुंह बिल्कुल क्लीन रखना है ताकि कीड़े ना लगे। जी जी। तो ये मतलब जरूरी है कि मुंह की सफाई हो। हाँ जी। और ये जो सलाइवा वाला पार्ट है कि जो सलाइवा है वो उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। अगर हम अपना पीएच मेंटेन रखेंगे तो वो जो स्टार्टिंग में जो डीमिनरलाइज हुआ है ये रीमिनरलाइज भी कर देता है। यही कर देता है। हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो भगवान ने ऐसा दिया है कि अगर हम उसको सही मात्रा में फॉलो करें तो टूथ डिके होगा ही नहीं। जी जी जी। डॉक्टर यादव, आप देखते हैं आपके पास तो इस तरह के पेशेंट रोजाना आते हैं। टेढ़े मेढ़े दांत जो है वो कोई दांत इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अभी तो प्रकृति है जो ये टेढ़े मेढ़े दांत क्यों आ जाते हैं, और जिनको आ जाते हैं क्या एक डेंटिस्ट उनको ठीक कर सकता है? क्या उनके लिए उपाय है? और क्या अब इस तरह की साइंस अब तो आ चुकी है, मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की की है, तो वो थोड़ा सा भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, और दांत आ क्यों जाते हैं टेढ़े मेढ़े जो? हाँ, देखिए ये स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है वो जैसे एक तो जेनेटिक का बहुत बड़ा रोल होता है जी, कि अगर किसी के पेरेंट्स में अगर किसी तरह के पर्टिकुलर जॉ छोटा है या किसी के पेरेंट्स के दांत भी ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं तो बच्चों में वो चीज आ जाती है। पेरेंट्स का जबड़ा टेढ़ा है या छोटा है तो वो संतान पर असर आता है। जेनेटिकली अगर दांत जरूरत से ज्यादा टेढ़े हैं तो भी बच्चों में आने के चांस होते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि बच्चों के जो दूध के दांत जो टूटने का समय होता है वो एक पर्टिकुलर समय होता है कि जिस समय बच्चों के वो दूध के दांत टूट जाने चाहिए। अगर बच्चों के दांत टाइम से पहले टूट जाए या टाइम के बाद टूटे, दोनों ही कंडीशन में जो दांत है उसके टेढ़े होने के चांस बढ़ जाते हैं। जी जी।
तो एक तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे के दांत टाइम से टूटे, ताकि इसीलिए हम कहते हैं कि रेगुलर 6 महीने में हमें डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए, जब समय रहते उन दांतों को हम निकाल देते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जेनेटिकली, आपने बोला, सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो मतलब अगर टूट नहीं रहे हैं तो निकलवा लेने चाहिए। हाँ, निकलवा लेने चाहिए। होता क्या है सर कि पहले के टाइम में बच्चे जो है वो रॉ फूड खाते थे। जी जी। आज के जैसे प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते। आज के टाइम में हम जितने भी देखते हैं, एक एज से पहले वालों के बहुत कम चांस होते थे टेढ़े मेढ़े दांत होने का, लेकिन आज बहुत कॉमन हो गया बच्चों में, क्योंकि बच्चे प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। वो एफर्ट ही नहीं करते हार्ड चीज खाने के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स आके कहते हैं कि ये तो कुछ हार्ड खाता ही नहीं है। गन्ना चूसना, हाँ, बहुत सारा हर चीज, गाजर है, मूली है, हाँ, सब लगे रहते, एप्पल है, सब डायरेक्ट खाते थे। अब तो जब तो जूस चाहिए, सबको जूस चाहिए, लिक्विड पे आ गए। तो ये आपने बताया, तो मैं उपचार का जानना चाह रहा था, इनका जो टेढ़े मेढ़े, इनका उपचार क्या है? इसका सर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें बच्चे को बहुत टाइमली ट्रीट कर लेना चाहिए। जैसे अगर बच्चे का जो है जी, अगर जबड़ा नीचे वाला जरूरत से ज्यादा छोटा है, ऊपर वाले की ग्रोथ अभी पूरी नहीं हुई और जबड़ा छोटा रह गया, तो लगभग 10 से 12 साल की उम्र होती है, उस समय कुछ अप्लायंसेस लगते हैं जिससे हम जॉ की जो डिफॉर्मिटी है उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है अप्लायंसेस की मदद से जिनको बच्चा पहन लेता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको डेंटिस्ट प्रोवाइड करा देता है वो अप्लायंस, उससे बच्चा पहनता है तो उससे उसके जॉ करेक्ट हो जाता है। मुंह में जाने का डर नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है जी। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, नॉर्मली जो टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए ब्रेसेस लगाते हैं जी, वो हम 12 से 14 साल की एज, लगभग जब दूध के दांत टूट चुके होते हैं, परमानेंट टूथ आ चुके होते हैं, हमें तब ब्रेसेस लगाते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें टाइमली उनको पहले भी लगाना पड़ जाता है। जैसे अगर ऊपर वाले दांत जो हैं वो हमेशा आगे होते हैं, नीचे वाले पीछे। 8 से 9 साल की उम्र में कई बार ऐसा होता है कि सपोज बच्चे के दांत दूध के पहले नहीं टूटे, अब और दांत फिर पीछे आ गए, टेढ़े मेढ़े आ गए, नीचे वाले आगे रह गए, ऊपर वाले पीछे। उस कंडीशन में हमें जरूर पहले कराना चाहिए, नहीं तो हमें वेट करना चाहिए जी। अगर बच्चे का जॉ छोटा है, ऊपर वाला बच्चा का जॉ नैरो है, तो उन कंडीशंस में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है, या पेरेंट्स कहते हैं कि छोटा बच्चा है फिर भी खराटे ले रहा है, और अगर मुंह बंद कर ले तो उसको डिफिकल्टी होती है जी। सांस लेने में। तो ये अप्लायंसेस काफी हेल्पफुल होते हैं। डॉक्टर यादव, एक थोड़ा सा इंटरेस्टेड सा है, जो दांतों को, जो टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक कराने के लिए लड़कियां ज्यादा पहुंचती हैं या लड़के ज्यादा पहुंचते हैं? सर ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, सुनता हूँ जो है आमतौर पर लड़कियों को लेकर के जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आज से 8-10 साल पहले जी हमारे पास 80% लड़कियां आती थी और 20% ही लड़के आते थे, काफी कम मात्रा में आते थे। हाँ, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब आप यूँ समझिए कि ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है। अच्छा, मतलब लड़कों को भी अब दांतों के प्रति जो है चिंता होने लगी है। अब लड़कियों को भी ऐसे लड़के नहीं पसंद आते जिनके दांत सही नहीं, तो उनको भी अपनी चिंता करनी पड़ रही है। चलिए, अभी हमने ब्रेसेस पे भी बात हुई, और एक इम्पोर्टेंट विषय पर हम बात करते हैं। जो एक आम धारणा है, दाढ़ पड़वाएंगे तो कैंसर हो जाएगी। तो मुंह के कैंसर में एक डेंटिस्ट की क्या भूमिका है? मुंह का कैंसर कब डायग्नोज हो पाता है, किस तरह पता लग पाता है? एक डेंटिस्ट के रूप में आप क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे मुंह के कैंसर के बारे में और दाढ़ निकलवाने के बारे में? जो मिथ बना हुआ है कि दाढ़ निकलवाएंगे कैंसर हो जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करके बताएं आप। मुंह का कैंसर बहुत ये आजकल एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं बहुत पहले की, आज से 25 साल पहले जब हम कॉलेज में थे, तो बहुत रेयरली ही हमें केसेस मिलते थे मुंह के कैंसर के कॉलेज के अंदर। और आजकल तो लगभग हर क्लिनिक ऐसे हैं जिनमें हर महीने 1-2 पेशेंट आ ही जाते हैं। मतलब इतना कॉमन है। और
अभी मैंने तो एक बच्चा देखा था जो 17 साल का बच्चा, उसको कैंसर, उसको माउथ कैंसर, और उसने कहा कि वो सिर्फ एक दो साल ही हुए हैं उसको वो गुटखा खाते हुए और उसको कैंसर हो गया। तो ऐसा पहले से सोचते थे कि बहुत टाइम आप खा रहे हो तो कैंसर होगा। आजकल कैंसर जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली, तो गुटखा खाने वाले तो बहुत सावधान हो ही जाएं, बहुत सावधान हो जाएं, छोड़ दें बस। हाँ। अब होता क्या है सर कि कैंसर होता क्यों है? इसका सबसे मुंह के कैंसर के सबसे मेन कारण है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो भी यही कहती है, क्रोनिक इरिटेशन लीड टू कैंसर। मतलब कि कोई भी चीज जो क्रोनिकली इरिटेट कर रही है हमारे माउथ को, वो कैंसर में कन्वर्ट कर सकती है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी तंबाकू नहीं लिया, जी। लेकिन उनको भी माउथ में कैंसर हो जाता है, क्योंकि उनके कहीं टीथ, कोई शार्प टीथ है और वो टंग या म्यूकोजा लगातार उसको इरिटेट कर रहा है। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब कोई भी चीज इरिटेट करती है तो अल्सर बनता है और वो अल्सर पेनफुल होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ अल्सर पे ध्यान है हमारा, वो अल्सर हुआ क्यों उस पे ध्यान नहीं है। तो कुछ टाइम तो वो अल्सर पेन करता है, फिर धीरे धीरे वो अल्सर पेन करना बंद कर देता है। जी। तो पेशेंट को लगता है कि ठीक है, मेरे को रिलीफ है, लेकिन अब वो अल्सर नॉन हीलिंग अल्सर में कन्वर्ट हो चुका है कि अब वो हील नहीं हो रहा है, वो नॉन हीलिंग अल्सर है, लेकिन अब वो पेन भी नहीं करना। तो ये साइन है कि अब वो जगह कैंसर डेवलप हो चुका है। इसलिए अल्सर पे तो बहुत ध्यान देना है कि अल्सर हमारा ठीक होना चाहिए। और अल्सर पेनफुल है तो इतनी दिक्कत नहीं है कि स्टार्टिंग में पेनफुल है, हमें देखना है कि कोई टूथ का शार्प एज तो नहीं लग रहा, तो उस पे वर्क करना है। दूसरा, हमें एक कंडीशन होती है प्री कैंसरस लीजन, कि हमें पता चल जाए कि किस पेशेंट में कैंसर होने वाला है, किस में नहीं। तो हमें अपनी चीक को रेगुलरली देखना चाहिए। एक जाला टाइप का वाइट कलर का बनता है, जी। उसको अगर हम कॉटन से उसको रिमूव करने की कोशिश करें और वो नहीं हो रहा, जी, तो उसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, वो प्री कैंसरस लीजन है। तो अब हमें सचेत हो जाना चाहिए। नेचर ने हमें अलार्म किया है कि आपको अब ढूंढो क्या कोज है, ये आपको क्यों है, सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन उपचार तो है, उपचार है, हाँ। लाइलाज नहीं है, लाइलाज नहीं है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक, समय पर हमें, हो जाए, हाँ, कि उसका कॉज क्या है उसको हम दूर करें। दूसरा, जो मैं तो यही कहूंगा कि गुटखा वगैरह नहीं खाना है किसी को भी, स्मोकिंग, गुटखा, इनसे कैंसर होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर कोई बंदा छोड़ना चाह रहा है और उससे अभी छूट नहीं रहा, तो उसको मान लो धीरे धीरे छोड़ भी रहा है वो, तो उसको, जैसे एक बड़ा कॉमन होता है कि लोग जो गुटखा है वो पर्टिकुलर एक जगह पे रखते हैं। जी। उन्हें कभी भी एक जगह पे नहीं रखना, क्योंकि वो एक जगह पे जब रखते हैं तो वो इरिटेट करता है वो म्यूकोजा, फिर कुछ टाइम बाद वो इरिटेट करना बंद कर देता है, इसलिए वो उसी जगह पे रखता है और वो कैंसर में डेवलप हो जाता है। इसलिए अगर बंदा छोड़ रहा है तो उसको लोकेशन चेंज करते रहना है। अगर वो एक जगह रखेगा तो डेफिनेटली कैंसर हो जाएगा। सलाह नहीं दे पाएंगे, हाँ, बिल्कुल ही छोड़ ही देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हाँ, सबसे अच्छी बात ये। लेकिन अगर कोई छोड़ना चाह रहा है तो चेंज करके इस तरीके से छोड़ दे, धीरे धीरे। हाँ, और बहुत जितनी धीरे धीरे भी, मतलब जल्दी ही छोड़ दे सर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 17 साल के बच्चे में कैंसर हो रहा है। जी, तो मतलब धीरे धीरे जल्दी छोड़ दे। जो 17 साल की उम्र बहुत चौंकाने वाली करते हैं। आप जब पेशेंट्स आते हैं, मैं देखता हूँ जो तो बताते हैं ब्रश करने का सही तरीका। तो ब्रश करने का सही तरीका क्या है? साथ में जो हम दातुन करते हैं, नीम की, कीकर की, जो बहुत सारे लोग करते हैं आज भी, उसे लेकर के क्या कहेंगे? हाँ सर, ब्रश, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज भी हमारे देश में इतनी कम अवेयरनेस है कि अभी तक बहुत, मैं देखता हूं कि काफी एज तक भी लोगों को यही नहीं पता होता कि ब्रश करनी कैसे है। कि सबसे पूछो, जो भी आता है उसके मुंह में बहुत सारी कैविटीज हैं, बहुत सारा कैलकुलस है, और बात करते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो दोनों टाइम ब्रश करते हैं।
लेकिन अगर आप दोनों टाइम ब्रश कर रहे हो तो फिर ऐसे टीथ क्यों हैं? इसका मतलब ये है कि हम ब्रश तो कर रहे हैं पर हमें करना नहीं आ रहा, उसका तरीका सही नहीं है हमारा। अक्सर लोग ब्रश बहुत ज्यादा टाइम करते हैं और हॉरिजॉन्टल करते हैं। वो मैं देखता हूँ कि टीथ तो उनके साफ हैं, लेकिन उन्होंने सारे टीथ को कट कर दिया, जड़ें कमजोर कर डाली, जड़ें सारी कमजोर हो गई। वो उन्होंने बिल्कुल पेड़ की तरह उस पूरे टूथ को काट दिया, और अब उनके टीथ इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए कि पेस्ट सेंसिटिविटी वाली पेस्ट यूज करते हैं, और अब तो उनसे भी बात नहीं बनती। तो कई बार उन सभी टीथ की हमें आरसीटी तक करनी पड़ जाती है। तो ब्रशिंग करना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो आप आरसीटी ले आए, पहले ब्रशिंग बता दीजिए, फिर आरसीटी पर भी मुझे बात करनी पड़ेगी आपसे। ठीक जी सर। ये जैसे ये हमारा माउथ है, जी जी, तो ब्रश हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, जी जी, ऐसे नहीं करना। हमारा एक पर्पस होता है कि सिर्फ टीथ को क्लीन करना, ज्यादा ब्रशिंग नहीं करनी है, सिर्फ हर सरफेस पे टीथ पहुंच जाए, हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। जैसे हर सरफेस पे ब्रश पहुंचनी चाहिए हमारी। और ब्रश करनी कैसे है कि ऊपर वाले टीथ में गम्स से टच करते हुए। जी, अक्सर लोग डरते हैं कि गम से टच करेंगे तो जी ब्लीडिंग आती है, गम्स पे नुकसान होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। गम्स हमारे हेल्दी होने चाहिए, और ब्रश लगे तो गम्स में ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर होती है तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें गम से टच करते हुए करना है, ब्रश करनी है। हाँ, क्योंकि गम्स तो हमारा बनता रहता है। जी जी, लेकिन जो टीथ है वो एक बार बन गया तो वो दोबारा नहीं बनेगा, इसलिए टीथ को प्रोटेक्ट करना है हमें। तो गम से टच करते हुए ऊपर वाले टीथ में ऊपर से नीचे, नीचे वाले टीथ में नीचे से ऊपर, ये ब्रश करने का सही तरीका है। ऐसे ही ये, और हल्का सा राउंड 1-2 बार ये। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम अंदर से ब्रश नहीं करते। अक्सर लोग बाहर कर लेते, हमें अंदर भी हर सरफेस पे नीचे से ऊपर गम से टच करते हुए ये ऐसे ब्रश करना, हाँ, और इस सरफेस पे ऐसे। कम टाइम लेना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं करना चाहिए, और एफिशिएंटली करना चाहिए, ये करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब हम क्लीन करते हैं टीथ को, तो ब्रशिंग सफिशिएंट नहीं है कि हमने ब्रश कर लिया तो ये सफिशिएंट है। नहीं, ब्रश सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो एक ही लाइन बोली जाती है, ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग। हमारा फ्लॉस पे कोई ध्यान नहीं है, जबकि फ्लॉस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ब्रश। तो फ्लॉस के बारे में तो आपको समझाना ही पड़ेगा। हाँ सर, ये फ्लॉस होता है। जी जी, इसमें एक धागा लगा होता है। हमने ब्रश टीथ को क्लीन किया, लेकिन हमने एक सरफेस छोड़ दिया जो 2 दांतों के बीच का स्पेस है, वहां तो हमने कुछ क्लीन नहीं किया। और एक एज के बाद तो 100% वहां कुछ ना कुछ डिपॉजिट होता ही है। बच्चों में सबसे ज्यादा जो कैविटी लगती है वो ऊपर के सरफेस पे। जी जी, क्योंकि यहाँ पे बड़े ग्रूव्स होते हैं बच्चों के में, जहाँ फूड लॉजमेंट हो जाती है, कैविटी बनती है। एज के साथ हम खाना खाते हैं तो ऊपर की सरफेस तो घिस जाती है, तो वहां फूड लॉजमेंट नहीं होती। तो एक एज के बाद 2 दांतों के बीच का जो स्पेस है वहां पे कैविटी लगती है। तो ये जो फ्लॉस है ये हमें दिन में एक बार, अच्छा होगा कि हम रात को सोने से पहले इसको यूज करें। ब्रश करने से पहले ही कर लें, हाँ, उसके बाद ब्रश कर लें। ये हर 2 दांत के बीच में ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाएगा हर 2 दांत के बीच। तो ये जो कुछ फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये आपने बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दी। हाँ। एक अब हम बात करते हैं माउथ वॉश को लेकर के। हाँ। बहुत सारे माउथ वॉश बाजार में आ रहे हैं। माउथ वॉश इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए रूटीन में, या किसी विशेष परिस्थितियों में ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए, आप उस पर बात। हाँ सर, ये बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। माउथ वॉश का जितना मिसयूज हो रहा है जी, वो रियली अलार्मिंग है। कि मैं देखता हूँ कि काफी लोग कहते हैं कि हम तो डेली माउथ वॉश यूज करते हैं जी, ठीक है। सबसे अच्छा माउथ वॉश है हल्के गर्म पानी में नमक डाल के उसके कुल्ले करना।
वो सबसे बढ़िया है माउथ वॉश। वो सबसे अच्छा माउथ वॉश है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए लोग शायद करते भी नहीं है उसको। हेलो, वो फ्री में उपलब्ध है, हाँ, इसलिए लगता है माउथ वॉश नहीं इसलिए है, वो माउथ वॉश नहीं है, लेकिन बेटर देन ऑल अदर माउथ वो वॉश। सबसे अच्छा माउथ वॉश है। वही एक ऐसा माउथ वॉश है जिसको आप रोज कर सकते हो। आप अगर दिन में एक बार कर लो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। नमक डालिए, नमक पानी डाल के, हल्के गर्म पानी में नमक डाल के उसके कुल्ले करो। वो सबसे बढ़िया। और ये जो बाजार में माउथ वॉश है, अब ये कब करनी चाहिए? ये पहली बात तो तब करना चाहिए जब आपको कोई ना कोई डिजीज हो, जब आपके माउथ में बैक्टीरिया जरूरत से ज्यादा हैं और वो कोई ना कोई, जैसे ये नॉर्मली हम जैसे पायरिया वगैरह में जी, देते हैं, जी जी या कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे कोई पेशेंट बेड रिडन है, ब्रश नहीं कर सकता, जी जी। वो अपने माउथ को क्लीन नहीं कर सकता, कोई हैंडीकैप है ऐसा जो जिसकी क्लीनिंग प्रॉपर हो नहीं रही, उसको माउथ वॉश हम रेकमेंड कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है। अब होता क्या है कि इसका मिसयूज इसलिए है कि हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और गुड बैक्टीरिया भी हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया भी है। जी। हम ज्यादा माउथ वॉश में क्या है कि एक तो थोड़ा फ्रेशनेस के लिए बंदा यूज करता है और दूसरा उसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, तो वो बैड बैक्टीरिया को तो खत्म कर रहा है लेकिन वो गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर रहा है, जिससे अगर आप लंबे टाइम यूज करते हो तो आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मैं सिर्फ स्पेशल कंडीशंस होती हैं तभी यूज करना चाहिए, अदरवाइज जो रेगुलर कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों में तो बहुत ज्यादा स्टेनिंग हो जाती है लंबे टाइम यूज करने से। जी डॉक्टर साहब आप एक आरसीटी की बात करके गए बीच में, जो तो जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, उस पर प्रकाश डालिए। वो कब किन परिस्थितियों में करना पड़ता है? आप लोगों के पास पेशेंट आते हैं इस तरह के? सर स्टार्टिंग में ये स्टार्ट होता है एक हल्की सी कैविटी से। जब दांत में एक छोटी सी कैविटी लगती है और हल्की ब्लैकनेस आ जाती है और दांत में एक गड्ढा हो जाता है जी। एक कई बार थोड़ा सा पेशेंट को लगता है कि कई बार नॉर्मल स्टेनिंग भी होती है, जो हमारे मुंह के बैक्टीरिया होते हैं, क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया जो हमारे साथ रहते हैं, वो कई बार किन्हीं परिस्थितियों में कहीं जगह पानी चेंज हुआ या जगह चेंज हुई, कुछ बॉडी में कुछ चेंज हुआ तो वो बैक्टीरिया ब्लैकनेस छोड़ते हैं। वो स्टेनिंग है, वो नुकसान वाले नहीं होते, लेकिन कुछ कैविटी लग जाती है, वो जो ब्लैकनेस है उस पे हमें फोकस रखना चाहिए जी। उसको टाइम रहते डेंटिस्ट के पास जाके उसको क्लीन करके और फिलिंग हो जाती है तो आपका नेचुरल टीथ नेचुरल रहता है। अब होता क्या है कि अगर, क्योंकि हम जाते हैं डेंटिस्ट के पास तब जब हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जी। उससे पहले हम नहीं जा रहे, तो होता क्या है कि अब वो पेन तो है नहीं जी। तो धीरे धीरे वो कैविटी प्रोग्रेस करती है। ऊपर का सरफेस होता है इनेमल, उसको पियर्स करने में टाइम लगता है जी। फिर आता है डेंटिन, वो और जल्दी पियर्स हो जाता है और फिर जैसे ही पल्प के पास पहुंचता है तो फिर पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है। अब जब बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा लगे या बहुत पेन होता है तो अब हमें मान लेना चाहिए कि अब हमारा दांत आरसीटी के लिए पहुंच गया, मतलब रूट कनाल ट्रीटमेंट। जी जी। तो इस पर आ गया, तो अब हमें डेंटिस्ट क्या, आप इस पर समझा सकते हो आरसीटी कैसे क्या होता है प्रोसेस? ये हमारा टूथ डिके हुआ जी और ये पल्प तक चला गया, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर टीथ पे एक होल करते हैं, उसको हम एक चैम्बर बनाते हैं, इस चैम्बर के थ्रू हम रूट तक क्लीन करते हैं जी। ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये फाइल्स होती हैं जिनसे हम रूट तक इसको क्लीन करेंगे। अब यहाँ हमारा रूट पूरा क्लीन हो चुका है। फिर एक गट्टा पर्चा एक मटेरियल होता है जिसको हम रूट तक फ्लो करते हैं जी। और इससे रूट को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद टीथ में फिलिंग कर देते हैं, तो ये हमारा आरसीटी कंप्लीट हो गई है। अब इस टूथ को, अगर ये टूथ जरूरत से ज्यादा डैमेज हो चुका है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस पे कैप लगाते हैं। जी जी। अब ये टूथ हमारा प्रोटेक्ट हो गया। अब ये टूथ हमारा नेचुरल टूथ है लेकिन ये अब नॉन वाइटल हो गया,
अब अच्छा। इसमें हमें ठंडे गर्म का एहसास नहीं होगा। नीचे ब्लड नर्व जो नहीं, वेसल्स जो हाँ है ना, हाँ, नर्व्स के नहीं, नर्व्स नहीं जा रही है नहीं नीचे। डॉक्टर यादव, अब एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करते हैं, मुंह से बदबू आने। पायरिया की परिस्थितियां या जो क्या परिस्थितियां रहती है, आप प्रकाश डालिए। जब भी हम देखते हैं, कई बार एक दूसरे को टोकते हैं, तेरे मुंह में बदबू आ रही है, वो ये आम बोलचाल में भी आप देखते हो, मिल जाते हैं इस तरह का, बदबू आती रहती है, पास बैठना मुश्किल होता है। ये क्या कारण से है और इसका समाधान क्या है? सर, मुंह में बदबू आने के वैसे तो कई कारण है। जैसे कुछ कई कारण ये होते हैं कि पेट की गड़बड़ की वजह से भी स्मेल आती है, पर वो एक छोटा कारण है। कईयों के जो सांस में, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी केस में भी मुंह से स्मेल आती है, वो भी एक छोटा कारण है। मेनली माउथ में जो स्मेल आती है उसके लिए जिम्मेवार हम ही हैं कि हम एक तो अच्छे से ब्रश नहीं करते। अगर मुंह में कैविटीज ज्यादा है या हमने ब्रश प्रॉपर नहीं की है, तो हमारा जो खाना है वो कहीं ना कहीं फंसा रह जाता है, और वो जो फर्मेंटेशन होती है जी, उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में स्मेल डेवलप होती है और उससे स्मेल आती है। अब हमें करना क्या चाहिए? एक तो ब्रश, सुबह प्रॉपर ब्रश करें, कि कोई भी प्रॉपर फ्लॉस करें, ब्रश करें, कोई फूड पार्टिकल हमारे मुंह में ना रहे। दूसरा ये कि हमें लंबे टाइम तक जो है खाली मुंह नहीं रखना। जैसे होता क्या है कि अगर हम लंबे टाइम से कुछ नहीं खा रहे सपोज, तो हमारा मुंह के अंदर सलाइवा बहुत थिक हो जाता है और सलाइवा का फ्लो कम हो जाता है और मुंह का पीएच थोड़ा एसिडिक हो जाता है। तो वो जो इन्वायरमेंट है उसमें बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करते हैं मुंह के अंदर। जी। तो उससे स्मेल डेवलप हो जाती है। तो हमें क्या करना है, कोई भी फाइबर की चीज जैसे खीरा, टमाटर, एप्पल, जो गाजर, मूली, जो भी, तो मतलब बता दें परिवार वालों को कि कुछ 2 घंटे बाद ले 2 घंटे बाद हमें कुछ ना कुछ खीरा ले आया, उसे च्यू करें। अगर किसी परिस्थिति में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम थोड़ा सा पानी लें और मुंह को चबाने की एक्टिंग करें, जिससे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हमारे मुंह में कुछ है, तो वो सलाइवा का फ्लो बढ़ा देगा। तो भी मतलब ब्रेन को बेवकूफ बना सकते हैं। हाँ जी, तो बढ़ा देंगे। हाँ, तो उससे जो है स्मेल धीरे धीरे कम हो जाएगी। अक्सर लोग इसके लिए माउथ वॉश ज्यादा यूज करते हैं। ये तो आपने बहुत आसान से तरीके बताए। कुछ ना कुछ खाते रहिए, और खाने को ना मिले तो पानी को ही आहार बना करके चबाने की एक्टिंग कर दीजिए, तो आपको राहत मिल जाएगी, बदबू से छुटकारा मिल जाएगा। एक कई बार हम सुनते हैं जो मसूड़ों की जो तकलीफ है, मसूड़ों की जो बीमारी है, उसका शुगर से संबंध होता है, या शुगर के कारण मसूड़ों में तकलीफ बढ़ती है, कोरिलेट आपस में, इसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? हाँ सर, ये दोनों ही जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जी। अगर कोई पेशेंट शुगर का पेशेंट है तो स्वाभाविक से उसके जो मसूड़े हैं वो कमजोर होते हैं और वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज़्यादा होती है और उनमें हीलिंग भी कम होती है। तो अगर शुगर पेशेंट को ज़्यादा ध्यान रखना है सफाई पे, जी, अगर किसी पेशेंट जो शुगर का पेशेंट है अगर वो सफाई नहीं रखता जी मसूड़े की, तो उसकी शुगर लेवल और बढ़ जाएगी। अच्छा। हाँ, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जिनमें अगर लोगों ने अपने माउथ को अच्छा रखा हुआ है, हेल्दी रखा हुआ है और उसको गम्स डिजीज फ्री रखा हुआ है, तो उनकी शुगर लेवल नीचे आ जाती है। तो ये तो बड़ी बात बता रहे हो। हाँ। ठीक है, तो शुगर वालों को तो बहुत गौर से सुनना चाहिए आपकी बात। जो एक डॉक्टर साहब, हम देखते हैं मसूड़ों से खून आते हैं, कई बार उसको कोई पायरिया बता देता है, कोई कुछ। डॉक्टर यादव से बढ़िया कोई नहीं बता पाएगा, आप बताइए मसूड़ों से खून आना, इसके पीछे क्या वजह है? मसूड़े से खून आने का एक जो स्टार्ट है वो होता यही है कि अक्सर लोग डरते हैं कि मसूड़े पे हम ब्रश करेंगे तो खून आएंगे, तो वो इस हिसाब से ब्रश करते हैं कि गम्स पे टच ही ना हो ब्रश, वो टीथ पे टच करते हैं, गम्स पे नहीं करते हैं। तो एक प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है। प्लाक होता है जैसे हम अगर लंबे टाइम हमने खाना खाया तो
कभी हम देखना, अगर हम ब्रश नहीं करते हैं या सुबह उठ के, रात को हमने ब्रश नहीं की, सुबह उठ के, तो हम अपने टीथ को अगर हल्का सा स्क्रैप करेंगे तो एक वाइट लेयर आती है। जी जी। वो जो बायोफिल्म है, प्लाक है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया जब गम्स के पास होते हैं तो ये गम्स को इन्फ्लेम्ड कर देते हैं, गम्स में सोजन ले आते हैं। जी। उसके बाद अगर जब आपकी ब्रश टच होगी, या कई लोग कहते हैं कि हम एप्पल पे बाइट करते हैं तो गम्स में ब्लीडिंग होती है, या हम कुछ खाते हैं तो वो गम्स इन्फ्लेम्ड गम्स हो गए तो वहां से ब्लीडिंग होती है। तो घबराने की बात नहीं है, वो सफाई नहीं करने की सफाई करने से तो घबराना नहीं है। उस केस में हल्के नवाए पानी में नमक के कुल्ले करो, और जैसा मैंने बताया था वैसे ब्रश करो। 2-3 दिन ब्लड आएगा, उसके बाद ब्लड आना बंद हो जाएगा, आराम हो जाएगा, आराम हो जाएगा। एक मिथ डॉक्टर साहब ये भी चलता है कि डॉक्टर के पास जाओगे, दांतों की सफाई करवाओगे तो दांत कमजोर पड़ जाते हैं। क्या डॉक्टर यादव बताएंगे इस बारे में? हाँ जी सर, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है लोगों का कि वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब सफाई नहीं करवानी, उससे हमारे पड़ोस में किसी ने करवाई तो उससे दांत हिल गए थे। एक्चुअली क्या है कि आइडियली तो हम ब्रश इतनी अच्छे से करें कि हमें सफाई करवाने की जरूरत ही ना पड़े जी। क्योंकि अगर आप अच्छे से ब्रश कर रहे हो तो आपको सफाई करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि आपको हमसे क्लीनिंग करवानी ही है, सफाई करवानी ही है। अगर सफाई कब करवानी है, अगर खाली प्लाक है तो आप रिमूव ब्रश से कर सकते हो, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर कैलकुलस के बाद क्या होता है कि कैलकुलस जब जम जाता है, कैलकुलस क्या होता है, टार्टर बोलते हैं। नॉर्मली एक पत्थर टाइप का होता है, हार्ड लेयर होती है, जो हमारा प्लाक है उसमें डिपोजिशन हो जाते हैं मिनरल्स के। धीरे धीरे हमारी अगर ब्रशिंग प्रॉपर नहीं है, हम सिर्फ टीथ पे कर रहे हैं, तो गम्स पे वो प्लाक के साथ वो कैलकुलस जम जाता है। एक बहुत बड़ी बात गांवों से आती है, बहुत बड़ी बात जो जच्चा होती है प्रसव पीड़ा के, जब प्रसव के बाद जब शिशु को जन्म दे देती है तो उसको ब्रश करने से रोक दिया जाता है कि ब्रश नहीं करना है, जच्चा को ब्रश कराएंगे तो नुकसान हो जाएगा। ये आम धारणा है, आपके पास इस तरह की बातें आती होंगी, क्या कहेंगे? जो हाँ बिल्कुल सर, ऐसा कॉमनली होता है, और काफी ऐसा नहीं है कि गांव में भी है, शहरों में भी ऐसा ही है। जी। एक मिथ चला आ रहा है, जबकि इससे बिल्कुल अपोजिट है। नॉर्मली जब प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन्स लेवल की वजह से, क्योंकि हार्मोन्स लेवल बहुत अप डाउन होते हैं, उसकी वजह से गम्स में ऑलरेडी स्वेलिंग आ जाती है, तो गम्स थोड़े इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। जो प्लाक पहले कम स्वेलिंग कर रहा था, वही प्लाक अब बहुत ज्यादा स्वेलिंग कर रहा है हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अब जब हम ब्रश करते हैं फीमेल्स, तो फिर उनको ब्लड आता है, तो वो कहते हैं कि ये इसलिए हुआ कि तुम ब्रश कर रहे हो। वो ये नहीं समझ नहीं रहे कि वो प्रॉब्लम गम्स में है, ब्रश करने में नहीं है। तो वो गम्स करते हैं, वो ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग होती है, तो मना कर देते हैं कि आपको नहीं करना। जबकि हमें अब ज्यादा करना है, अब हमें ज्यादा सफाई रखनी है ताकि वो गम्स हेल्दी रहें। नहीं तो ज्यादातर केस में क्या होता है कि धीरे धीरे ज्यादातर लेडीज यही बताती हैं कि मेरे दांत पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे दांत कमजोर होते गए, मेरे को पायरिया हो गया। ये सब मेरी प्रेगनेंसी के बाद। हाँ, वो ये चीज नहीं समझ पा रहे कि उस दौरान हमने जो ब्रश नहीं की उसकी वजह से हमें ये गम डिजीज हुई है। तो ये तो बात बिल्कुल गौर से सुन लेनी चाहिए सभी को कि बिल्कुल भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी हमेशा जो है दांतों की सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कॉमन मैन, सामान्य आदमी की तुलना में बल्कि और ज्यादा केयर करनी चाहिए। और ये बिल्कुल मिथ है, ये गलत धारणा है कि सफाई नहीं करनी चाहिए। मेरी सभी जो फीमेल्स हैं, उनकी जो मदर इन लॉ है, सास से, उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ब्रश करने दें। सही समझा रहे हो आप। सास को ही एक बार समझा दीजिए, वो करने दें। क्योंकि मुझे सब यही कहती हैं कि वो किसी को प्रॉब्लम नहीं है जी, मदर इन लॉ नहीं करने देती, तो मदर इन लॉ से रिक्वेस्ट है कि वो ब्रश करवाएं अपनी। जी डॉक्टर यादव, आते हैं अक्कल दाढ़ पर। ये क्या होती है और इसके कई बार
रिमूव नहीं करवाते इसको, या रिमूव करवाना चाहिए कभी पेनफुल हो रही हो तो अक्कल दाढ़ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जैसा कि सर नाम से ही इंडिकेट करता है कि अकल जाड़, इसका मतलब कि हम मानते हैं कि लगभग 18 साल की उम्र के बाद सभी को अकल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो अकल दाढ़ है। हाँ, तो इस उम्र में ही ये जाड़ आती है, इसलिए हम इसको अकल जाड़ बोलते हैं। अब ये जब आती है तो थोड़ा पेन होता है, गम्स में स्वेलिंग होती है, थोड़ा पेन होता है, और ज़्यादातर है मतलब आजकल के केस में अगर हम देखें तो ये ज़्यादा टेढ़ी हो रही है। अच्छा अच्छा, पहले हम अकल थोड़ा दाढ़ पीछे, ज़्यादा टेढ़ी आ रही है। हाँ, हम थोड़ा सा और कुछ डिकेड्स पहले चाहते हैं तो इजीली जो हमारा जो था वो इस हिसाब से डेवलप था कि अकल जाड़ के लिए सफिशिएंट स्पेस होता था और अकल जाड़ इजीली आ जाती थी। तो रीजन क्या रहा इसके पीछे? और इसके पीछे रीजन सर हमारा खान पान रहा कि हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेस्ड फूड पे ले आए। हमने जो हमारे जो वही अभी जो बता रहे थे, जूस वगैरह लेने लग गए। वो जो मसल्स की जो एक्सरसाइज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जो की ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जो छोटा रह गया और सारे टीथ अकोमोडेट हो नहीं पा रहे हैं, तो वो फिर पीछे अकल जाड़ टेढ़ी आ रही है, इसलिए उसमें दिक्कत आ रही है। अब अगर अकल जाड़ सीधी आ रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर टेढ़ी है तो उस केस में निकलवाना पड़ता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज ये होती है कि जब अकल जाड़ आ रही होती है तब हमें क्या करना चाहिए, एक तो नवाए पानी में नमक के कूले करने चाहिए, दूसरी चीज जहां पे अकल जाड़ आ रही है वहां पे अच्छे से ब्रश करना चाहिए, और तीसरी चीज एक एक्सरसाइज करनी चाहिए मुंह में ऐसे हवा भर के। अच्छा अच्छा, जिससे वो जो थोड़ा सा एक एक्सरसाइज होगी, मसल्स थोड़ी सी पीछे जाएंगी, थोड़ा सा रूम मिलेगा और थोड़ा सा पेशेंट को पेन कम होगा। मतलब काफी फायदा उससे हो जाता है। ये एक्सरसाइज करें और नमक का पानी का जो कुल्ला करें और ठीक से उसकी ब्रशिंग करें तो अक्कल दाढ़ आराम से जो आ जाएगी, ज्यादा पेनफुल नहीं रहेगा। हाँ। डॉक्टर यादव, आपसे एक एलिग्नर पर बात करेंगे, तो इसके बारे में बताइए, ये क्या है और इसका किन मरीजों में, किस तरह के बच्चों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए? ये सर एक नई टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी प्रचलित है। पहले टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए ब्रेसेस यूज़ किए जाते थे जी, और आज भी ब्रेसेस जो हैं वो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए जी। लेकिन कुछ केसेस जो बहुत माइल्ड केसेस हैं, जैसे कई बच्चे बड़े हो गए और वो ब्रेसेस के लिए कंफर्टेबल नहीं है कि देखने में अच्छे नहीं लगते, तो इस टाइप से ट्रेज आती हैं। ये इस टाइप की ट्रांसपेरेंट ट्रेज होती हैं। अच्छा। जिनको बच्चे पहन लेते हैं और ये काफ़ी सेट होते हैं, तो टाइमली टाइम इनको चेंज करते हैं और धीरे धीरे जो माइल्ड केसेस होते हैं उनमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं उनमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन ये एक ऑप्शन है आज के टाइम में कि ब्रेसेस के साथ साथ हम पेशेंट को ये ऐसा ले सकते हैं। अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब। एक विषय है दांत टूट जाना या दांतों पर चोट लग जाना, तो उस तरह की जो परिस्थितियां आती है, दांत टूट जाता है, कभी किसी का बीच में से टूट जाता है, फिर वो आधा दांत टूटा हुआ रहता है, उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? एक तो सर जैसे दांत अक्सर बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ऊपर का हल्का सा सरफेस टूट जाता है, तो उसके लिए तो उस एज में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जैसे 7-8 साल का बच्चा है, हल्का सा टूट गया तो डेंटिस्ट के पास जाए, एक्सरे करवाए, कोई ज़्यादा डैमेज नहीं है तो उसमें कुछ नहीं करना होता। हम पल्प वाइटलिटी टेस्ट करते हैं, टूथ वाइटल है, कुछ नहीं करना। अगर वो नर्व तक टूट गया जी, तो फिर हमें उसकी RCT वगैरह करनी पड़ती है। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो टूथ है वो पूरा का पूरा निकल के बाहर आ जाता है बच्चे का जी, उसको अवल्जन बोलते हैं, टूथ अवल्जन। उस केस में क्या करना चाहिए कि टूथ को उठा के या तो अपने ही सलाइवा को किसी उसमें जार में सलाइवा के अंदर डिप करके ले आए, या फिर मिल्क, ठंडा दूध
उसमें डाल के वो ले आए, तो हम उसको इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास ले आए। जितने कम टाइम, जितना जल्दी लेके आएंगे, उसके टूथ के सर्वाइवल के चांस उतने ही अच्छे सर्वाइव हो जाता है। हो जाता है। हम उस जगह पे उस टूथ को वापस लगा देते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो टीथ वहाँ पे स्टे कर जाता है। वो स्टे कर जाता है। अब आज का हमारा अंतिम सवाल है आपसे, जो बच्चों की दाढ़ है वो कई बार टूटती नहीं है और उससे कई बार परेशानी, भ्रम की स्थिति रहती है। बच्चों की दाढ़ के बारे में हमको बताइए। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का कि डॉक्टर साहब ये तो जाड़ है, ये नहीं टूटती है। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे मतलब मैं और थोड़ा क्लियर करूं, हमारे जो दर्शक है वो समझ जाएंगे। एक धारणा सी बनी हुई है कि जो दाढ़ है वो नहीं टूटती है, वो दूध की नहीं होती है, बाकी दूध के दांत टूटते हैं, दाढ़ नहीं टूटती है। तो उसके बारे में आप बताइए। ये कॉमन क्वेश्चन है लोगों का कि बच्चों के जो जाड़ है, पेरेंट्स को ये डाउट रहता है कि बच्चों की जाड़ तो नहीं टूटती, कि डॉक्टर साहब ये दांत है टूट चुके हैं, जाड़ तो नहीं टूटती। कि मैं बता दूं कि जो 3.5 साल की उम्र तक आप बच्चे के मुंह में देखो, जितने भी दांत हैं वो सब टूटने हैं। वो 20 की नंबर में है, जाड़ टूटेगी। जो 6 साल की उम्र में जाड़ आती है पीछे, वो नहीं टूटती। उससे आगे जितने भी हैं वो सारे टूटने हैं। उसमें दाढ़ भी है और दांत भी है, दोनों टूटने हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि काफी स्टडीज कहती हैं कि जो विटामिन डी है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बोन्स में तो है ही, टीथ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर विटामिन डी दांतों में कीड़े लगने का लगभग 50% तक कम कर देती है। बहुत से लोगों में जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, उनमें कैविटी लगने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए विटामिन डी जो है वो हमारी बोन के लिए भी अच्छी है और टीथ के लिए भी अच्छी है। इसलिए विटामिन डी हमारे शरीर में पूरी होनी चाहिए, पूरी रहनी चाहिए। जो दोस्तों, आपने डॉक्टर DS यादव की बातें सुनी। दांतों की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, किस तरह का खान पान होना चाहिए, उस बारे में सुना। किस तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए, उस बारे में सुना। किस तरह ब्रश करनी चाहिए, उस बारे में सुना। और जब दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो RCT जैसे कई फार्मूले, कई अभी इजाद हो चुके हैं, उनका तकनीक का, उस तरह की तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कोई भी उपाय अपने आप नहीं करना है, अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद आपका।